हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज साइंस का सेट नंबर 36 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तथा इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस में? देखिए, गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो धारा मापने में किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा में भी जो है बहुत ही कम धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछेगा आपसे आमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आमीटर, देखिए आमीटर का प्रयोग जो है यह भी जो है कम या अधिक यानी दोनों प्रकार की धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आमीटर का। सीधा इसमें हम कह सकते हैं धारा मापने के लिए। अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, बी है चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, सी है ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, डी है धारा की दिशा। नहीं, धारा को मापते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, इससे क्या पता लगता है? तो धारा की दिशा पता लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग जो है मोटर गाड़ियों में दूरी मापने में किया जाता है। देखिए मोटर गाड़ी में जो है आप देखे होंगे बाइक में आगे 2 मीटर लगा रहता है, उसमें एक जो है दूरी को बताता है। कोई भी गाड़ी में देखे हो तो एक दूरी को बताता है और एक जो है स्पीड को बताता है, ठीक ना। जो दूरी को बताता है वो होता है ओडोमीटर और जो स्पीड को बताता है वो होता है स्पीडोमीटर, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है? किसका उपयोग गाड़ियों के दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? ये किया जाता है ओडोमीटर का। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी ओडोमीटर। अगर पूछता है स्पीड मापने के लिए यानी कि चाल मापने के लिए तो इसमें हम कहते हैं स्पीडोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि तक गिराया जाता है तब वह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? देखिए एक निश्चित ऊंचाई है, कोई एक निश्चित ऊंचाई है, यहाँ से वस्तु को सबसे पहले हम गिराएंगे। देखिए वस्तु का स्थिति कैसा होगा, पहले एक यहाँ आ जाएगा, माना कि यहाँ है और नीचे देखिए ये ज़मीन है, ज़मीन पर गिर जाएगा, ठीक ना। यहाँ जो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइट जो है इसके अपेक्षा ज़्यादा होगा। यहाँ की क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी दोनों महत्तम होगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर देखिए हाइट और स्पीड दोनों लगभग बराबर ही होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब यह ज़मीन पर जब आ जाएगा यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, इसका जो है केवल काइनेटिक एनर्जी ही महत्तम रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर की बात कहा है इसमें। यानी वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर गिराया जाता है तो वह जब भूमि को छूती है, भूमि को छुई नहीं है, जब छूती है यानी कि छूने से थोड़ा ऊपर क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी महत्तम होगा लेकिन स्थितिज ऊर्जा, हाइट कम है तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है इसमें कि छूती है तो इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित से कौन सा जो है डीपीटी के संबंध में सच है? यानी डीपीटी क्या करता है? डीपीटी यानी क्या होता है कि ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, या जो कीटनाशक के संपर्क में आकर के ये कीटाणु को मारता है तो ये क्या हो गया, तो ये एक संपर्क कीटनाशक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कभी कभी डीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। डीपीटी का फुल फॉर्म आप ध्यान में रख लीजिए कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथाइन इसका होता है फुल फॉर्म, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? यानी शून्य उत्सर्जन मतलब क्या, उसमें प्रदूषण जो है ना होगा ही नहीं, उस वाहन से जो है प्रदूषण होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक आदर्श वाहन है, ठीक है ना। आदर्श वाहन उसे हम कह सकते हैं, यानी कि इसमें प्रदूषण नहीं होगा, साफे प्रदूषण होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए अब ऑप्शन देखते, ऑप्शन ए है कि वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता, यही तो हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि वेब पेज जो है डैश का उपयोग करके बनाया जाता है। देखिए वेब पेज जो बनाया जाता है ये आपको HTML का प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक ना। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दोलक यानी ओसिलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब कि दोलन के लिए क्या सही नहीं है, ठीक ना। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहा है कि संकेत साइन वेव हो सकते हैं, चलिए सही है। बी है कि संकेत जो है स्क्वायर वेव हो सकते हैं, हाँ ये भी सही है, यानी कि संकेत साइन वेव भी होगा स्क्वायर वेव भी होगा। सी है कि संकेत अर्ध स्क्वायर वेव नहीं है, अर्ध स्क्वायर वेव नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप किसी भी दोलन में देखते होंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ से कोई दोलन कर रहा है तो यहाँ सिर्फ यहीं तक नहीं आता, ये पूर्ण दोलन करता है हमेशा, ये आधा दोलन नहीं करता। यानी क्या हुआ
कि यह अर्ध स्क्वायर नहीं होगा, ठीक ना। अब डी है कि रेडियो ट्रांसफार्मर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलन का उदाहरण है। चलिए ये भी सही है। देखिए इसमें से क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, यानी कि समानुपाती होता है, ठीक ना। निश्चित तापमान का है, देखिए बॉयल्स नियम को देखेंगे। बॉयल्स नियम क्या कहता है कि जो प्रेशर जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम का, ठीक ना। जब जो है टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम क्या होता है, देखिए एक होता है v बराबर, आप फार्मूला जानते होंगे कि m/ρ, ठीक ना, m/ρ होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ v के जगह हम m को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p समानुपाती 1/v के जगह पर रखेंगे m/ρ, तो m नीचे चला जाएगा और रो ऊपर चला जाएगा, तो रो ऊपर हो गया, ठीक, यानी ρ/m हो गया, ठीक ना। अब यहाँ हमसे क्या पूछा है कि दबाव जो है डैश के अनुपातिक यानी कि समानुपाती होता है। रो देखिए किसके समानुपाती है, मतलब ये प्रेशर किसके समानुपाती है, तो ये रो का समानुपाती है। रो को किससे डिनोट किया जाता है, तो रो को हम घनत्व कहते हैं। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व का अनुपातिक होता है जो है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है, यानी जल के विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। देखिए जब जो है जल के विशिष्ट आयतन पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है, तो इस समय से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए जो है जल का एक गुण होता है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना इसका आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक ना। अब देखिए इसका ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है, देखिए ये वेग का ग्राफ हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर, ठीक। इसमें क्या कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे होता है इसका ग्राफ। देखिए ये है 4 डिग्री सेल्सियस को ये प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आयतन न्यूनतम हो जाएगा, फिर इसके बाद बढ़ेगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि पहले जो है ना इसमें घटेगा, देखिए यहाँ घट रहा है, घटते घटते न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना। अब पुनः इससे जो है अधिकतम हो जाएगा, यानी उस ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, पहले घटेगा फिर बाद में क्या होगा, बढ़ता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो जो है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह घटना इस सब में से कौन सा है जो कि साबित करता है। देखिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो ठीक है, लेकिन इसका जो है एक घटना जो है इसका ध्रुवीकरण जो है यही इसको साबित करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। अब ये देखिए कैसे हुआ ध्रुवीकरण, इसका उत्तर तो देखिए इसमें क्या होता है कि ध्रुवन का मतलब होता है कि ये जो सीधे है ना ये तरंग को मोड़ सकता है, ठीक ना। ये तरंग को मोड़ना यानी तरंग को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, तो उसे हम ध्रुवन कहते हैं। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग एक होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण देखिए, ये प्रकाश हो गया, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण देखिए, प्रकाश को जो है हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे प्रकाश इस दिशा में आ रहा है तो यहाँ पर हम दर्पण लगा देंगे तो प्रकाश इस दिशा में चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है जिसका उदाहरण ध्वनि है, तो ध्वनि अगर माना कि इस दिशा में आ रहा है, ध्वनि अगर इस दिशा में आ रहा है तो क्या यहाँ पर हम दीवार लगा देंगे, क्या ध्वनि इस पार नहीं जाएगा, इस पार ध्वनि फिर भी जाएगा, लेकिन इधर भी जाएगा, लेकिन इस पार तो जाएगा, यानी कि हम ध्वनि को दिशा को नहीं बदल सकते हैं, ठीक ना। इसी कारण से है जो है ध्रुवीकरण के कारण ही जो है प्रकाश साबित हुआ कि ये प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। चलिए इसका उत्तर तो मार दिए। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि बोर के एटम के मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, ठीक ना। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो है फोटोन को अवशोषित करेगा तो उसके पास जो है ना ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो है अगले कक्षा में चली जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए जो ऑक्सीकरण होता है इसमें क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन जिसे हम कहते हैं, तो ऑक्सीकरण में होता है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक ना। एक होता है आपको अवकरण, ऑक्सीकरण हो गया, एक होता है आपको अवकरण जिसे हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ठीक। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में इसकी कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करता है, ठीक ना। देखिए परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो होता है वो उसकी जो है यौगिकों की वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। जैसे देखिए कोई भी परमाणु है, जैसे CO2 ही है, इस पर अगर 2 आवेश दिया हुआ है, यानी 2 ऐसे आवेश दिया हुआ है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो वस्तु के वास्तविक आवेश को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए अगला पर यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक ना। इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सोलर सेल किसके बना होता है। देखिए सोलर सेल जो है सिलिकॉन का बना होता है, ठीक ना। इसके जगह पर कभी कभी एल्युमिनियम भी दे दिया जाता है, क्योंकि सोलर सेल का फ्रेम जो होता है एल्युमिनियम का भी बना होता है। प्रश्न है कि आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में जो है मछली क्यों जीवित नहीं रह सकता है, ठीक ना। देखिए
हमेशा देखिए, कभी भी मछली पालन आप होते हुए देखे होंगे तो वो हमेशा जो है ना एक तरह का रखिए ना, वो गंदा टाइप का पानी में रहता है, यानी वो शुद्ध पानी में नहीं। हमेशा कभी भी आप मछली पालन होते हुए शुद्ध पानी में नहीं देखे होंगे। देखिए एक प्रकार का साधारण पानी जिसे हम कहेंगे कि साधारण पानी है, जैसे कि एक गंदा पानी हो गया, इसमें मिट्टी उट्टी कादो उदो जंगल उंगल मिला रहता है, ठीक ना। और इसमें देखिए मछली है, ठीक। एक देखिए आसुत जल लेते हैं, आसुत जल, ठीक। इसमें जो भी मछली को डाल देते हैं, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में मछली को डाल दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है ये अशुद्धि मिला हुआ है इस पानी में, तो इसका घनत्व जो है ना मछली के घनत्व के बराबर हो जाता है, ठीक ना। इसी कारण से यह मछली जीवित रह पाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें अशुद्धि नहीं मिला हुआ है इस जल में, तो इसका घनत्व क्या हो गया, मछली के घनत्व से जो है कम हो गया। माना कि मछली का घनत्व 10 है तो इसका घनत्व 8 हो गया, ठीक ना। तो अगर ये कोई भी चीज़ जो है घनत्व का गुण क्या होता है कि अधिक घनत्व से जो है ना कम घनत्व भी आना की कोशिश करता है, ठीक ना। जब ये कम घनत्व आता है तो मछली क्या होता है, मछली जो है इसमें मछली का सिकुड़ने लगता है मछली, और मछली जो है सिकुड़ करके मर जाता है। इस सिकुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं, ओस्मोसिस, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन ओस्मोसिस को हिंदी में परासरण कहते हैं, ठीक ना। देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि परासरण यानी ओस्मोसिस मछली के शरीर से जो है तरल पदार्थ को पतला कर देता है, ठीक है। तरल पदार्थ क्या पतला कर देता है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि वैसे अंग जिसकी जिसकी जो है मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य जो होता है ना वो भिन्न भिन्न होता है। वो किस प्रकार का अंग होता है, वो होता है आपको समजात अंग, ठीक ना। समजात अंग होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई करी कौन सी जो है जीवाश्म की खोज की थी, ठीक ना। हाल ही में जो है कौन सी जीवाश्म की खोज किया, ये जो है ना होमोनेलेडी की खोज किया गया, ठीक ना। यही है होमोनेलेडी, ठीक ना, यही है होमोनेलेडी, ठीक। और होमोनेलेडी की खोज जो है ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ठीक ना। ये मानव का ही एक प्रजाति है, ठीक ना। ये दक्षिण अफ्रीका में इसकी खोज 2013 में किया गया था, ठीक है, होमोनेलेडी का खोज, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है, ठीक ना। ग्लिसरॉल को जो है जब हम मिला देते हैं वसीय अम्ल के साथ तो क्या बन जाता है, तो लिपिड बन जाता है। इसका सही जगह ऑप्शन नंबर ए वसीय अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जो कि जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीव के संभावनाओं से संबंधित है, तो क्या कहलाता है, यानी कि जीवन या यानी कि एक शाखा है जो कि जीवन या पृथ्वी से परे है, यानी कि एक्सो है। इसका क्या होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक्सो बायोलॉजी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुविखंडन द्वारा डैश जो है एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं को विभाजित करता है, ठीक ना। देखिए बहुविखंडन द्वारा जो है प्लाज्मोडियम जो है अपना कोशिका विभाजन करता है, ठीक ना। और जो है प्लेनेरिया हो गया, ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, ये तीनों जो है ये द्विविखंडन द्वारा अपना विभाजन करता है, अपना प्रजनन करता है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तथा वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।